हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है अल्पकालीन लागतों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख ली है तो भैया आज की वीडियो आपके लिए है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। दीर्घकालीन लागतों के ऊपर में एक लागत के ऊपर तो क्वेश्चन कंपलसरी है, आपका एग्जाम में आना ही आना है। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दीर्घकाल के अंदर क्या होता है। दीर्घकाल के अंदर केवल 3 तरीके की लागतें होती हैं। और क्यों होती हैं? जैसे कि देखिए, फर्म की दीर्घकालीन लागतों में दीर्घकाल में फर्म के स्थिर साधन नहीं होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसलिए स्थिर लागतें भी नहीं होती हैं, मतलब ना ही टीएफसी होगा ना ही एएफसी होगा। सारी की सारी जो लागतें होती हैं वो क्या होती हैं? परिवर्ती होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बचा क्या? टीसी बच गया और टीवीसी बच गया। तो डिस्कशन केवल टीसी पे ही किया जाता है, इसलिए यहाँ पे केवल 3 ही लागतें होती हैं। अब बात चलिए दीर्घकाल की। और दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल में एक फर्म क्या करती है, अपने सारे के सारे जो साधन है उसको बदल सकती है। ठीक है, सारे के सारे परिवर्ती होती हैं। फर्म अपने प्लांट का आकार या पैमाना बदल सकती है, क्योंकि टाइम कौन सा है? टाइम यहाँ पे लॉन्ग रन है। ठीक है, इसलिए कोई सा भी प्लांट वो चाहे बदल सकती है, प्लांट का आकार कह सकते हो या पैमाना कह सकते हो, उसको बदल सकती है। और कम अथवा अधिक साधन लगा सकती है। वो चाहती है अगर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज लगाए जाए तो ज्यादा लगा सकती है, वो चाहती है अगर कम से कम रिसोर्स लगाए जाए तो कम से कम रिसोर्स भी वो लगा सकती है। जैसा वो चाहे, जितने संसाधन चाहे अपने अकॉर्डिंगली वो कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे के सारे साधन चेंज कर सकते हैं। इस तरह दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए सभी लागतें भी क्या होती हैं? इसलिए सभी लागतें भी परिवर्तनशील होती हैं। ये मुद्दा हमें अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है जी, अच्छा जी। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं LAC, दीर्घकालीन औसत लागत के ऊपर। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? दीर्घकालीन औसत लागत के ऊपर हम जो है बात करने वाले हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र आखिर कैसे निकलेगा, कैसे जो है वो ड्राइव होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सीखना है गाइस इस टॉपिक के ऊपर। LAC के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी है, आपका फंसेगा ही फंसेगा। आपको इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए उतनी कम है। घोल कर आपको पी जाना है, फाड़ कर आपको ले जाना है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। मजाक कर रहा हूं, फाड़ कर कुछ नहीं लाना है, केवल घोल कर ही आपको पीना है कि LAC वक्र कैसे होता है, कैसे ड्राइव होता है, कैसे उसकी शेप होती है और वैसी ही शेप इसकी क्यों होती है। सारी की सारी चीजें अब इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नोट लिख रखा है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि दीर्घकाल में फर्म क्या करती है? उत्पादन की किसी भी मात्रा का उत्पादन करने के लिए, मतलब हमें जितनी भी क्वांटिटी की प्रोडक्शन करनी है उसका उत्पादन करने के लिए उस प्लांट का प्रयोग करेगी जिस पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है, जिस पर प्रति इकाई लागत न्यूनतम होती है। मतलब कि जब हमारे पास लॉन्ग रन होता है, जब हमारे पास दीर्घकाल चल रहा है, तो एक प्लांट का प्रयोग उस लिमिट तक किया जाता है, उस टाइम तक किया जाता है जब तक उस प्लांट से क्या हो रहा है, उस प्लांट से आपकी प्रति इकाई लागत क्या आ रही है? आपकी प्रति इकाई लागत न्यूनतम आ रही है, मिनिमम आ रही है। जिस पॉइंट पर भी उस प्लांट की जो मिनिमम कॉस्ट है जब वो ऊपर उठने लगती है तो फर्म क्या करती है? तो फर्म उससे प्रोडक्शन क्या करेगी? नहीं करेगी। फर्म क्या करेगी? उससे प्रोडक्शन नहीं करेगी। उस टाइम तक करेगी जब तक प्रति इकाई लागत क्या है? न्यूनतम है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि LAC कर्व जो है वो कैसे ड्राइव होता है। गाइज, आपका जो LAC कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वो आपका जो ड्राइव होता है आपका
SAC मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। S क्या है? शॉर्ट रन, अल्पकालीन औसत लागत। क्या है ये? अल्पकालीन औसत लागत। ठीक है, इसको कहते हैं, ये इससे जो है ड्राइव होता है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कर्व लिए हैं, एक है SAC1, एक है 2 और एक है 3। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन चल रहा है तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि क्या होता है लॉन्ग रन के अंदर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, फर्म अपने प्लांटों का जो आकार है वो बदल सकती है। लाइक पहले इस वाले प्लांट पे थी, अब इस वाले प्लांट पे आ गई, फिर इस वाले प्लांट पर आ गई। दीर्घ काल के अंदर वो अपने उत्पादन का पैमाना जितना चाहे वो बदल सकती है। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा सकती है, कम से कम प्लांट लगा सकती है, जैसा उसका मन करे वैसा वो प्लांट लगा सकती है। और एक प्लांट का यूज तब तक करेगी जब तक उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होती है, बस। ठीक है, तो देखिए, अगर मुझे ON की प्रोडक्शन करनी है, अगर मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है, तो मेरे पास जो है 2 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है? या तो मैं इस वाले प्लांट का यूज कर लूं, या मैं क्या करूं, या मैं इस वाले प्लांट का जो है यूज कर लूं। ठीक है, या तो इसका या इसका। ठीक है, अगर मैं इस वाले प्लांट का जो है यूज करता हूं इतनी प्रोडक्शन करने के लिए, मेरे पास दोनों अल्टरनेटिव हैं, तो मेरी जो कॉस्ट आएगी, एवरेज कॉस्ट, वो कितनी आ रही है? देखिए, इसकी प्रति इकाई लागत आ रही है BN। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाले प्लांट का यूज करूंगा तो कॉस्ट आएगी AN। कितनी आएगी? AN। तो आप खुद ही देखो कि अगर फर्स्ट से करूंगा तो इतनी आएगी, सेकंड से करूंगा तो इतनी आएगी। सेम प्रोडक्शन देगा ON। ठीक है, लेकिन ये इतनी देगा, ये इतनी देगा। तो भाई ये तो कोई भी बता देगा कि भाई अगर पहले वाले प्लांट से आपकी कम कॉस्ट आ रही है, दूसरे वाले से आपकी ज्यादा कॉस्ट आ रही है, मिनिमम किससे आ रही है? मिनिमम आपकी प्लांट फर्स्ट से आ रही है। तो ON की प्रोडक्शन करने के लिए 2 ऑल्टरनेटिव फर्म के पास अवेलेबल है, तो वो प्लांट 1 को ही क्या करेगी? तो वो प्लांट 1 को ही यूज करेगी, क्योंकि प्लांट 1 पे ON प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है? वो आपकी मिनिमम आ रही है, न्यूनतम आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए फर्म को अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ON से जो है OL करना है। ठीक है, तो अब वो उसके पास दोनों ही ऑप्शन है। ठीक है, प्लांट 1 भी है और प्लांट 2 भी है। ठीक है, और दोनों की कॉस्ट जो है वो सेम ही है। ठीक है, दोनों की कॉस्ट क्या है? दोनों की कॉस्ट CL ही आएगी। तो कंपनी प्लांट 1 का भी यूज कर सकती है, प्लांट 2 का भी यूज कर सकती है। तो कंपनी के लिए कौन सा यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा? कंपनी के लिए यहाँ पे अगर वो बिजनेस और प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए प्लांट 2 जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसको, अभी तो हम OL पर हैं, अगर हमें आगे OM की प्रोडक्शन करनी हो, अगर मुझे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना हो, OM करना हो, तो OM की प्रोडक्शन देखिए यहाँ पे इसकी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? EM आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लांट 1 पे ही रहता तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाती। मैं यहां से अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दूं तो कॉस्ट उसकी क्या आएगी? तो कॉस्ट उसकी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर अगर हम बात करें, फर्म क्या करेगी? फर्म प्लांट 2 को ही यूज करेगी, क्योंकि इन केस फ्यूचर में अगर आपको प्रोडक्शन और बढ़ानी है तो प्लांट 2 की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज आ रही है एज कंपैरिजन टू प्लांट फर्स्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर इधर, अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ाना है, अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन को जो है इतना करना है OH, तो यहां पर भी कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। या तो वो प्लांट 2nd का यूज कर सकती है या प्लांट 3rd का यूज कर सकती है। अगर 3rd का यूज करेगी तो कॉस्ट आएगी इतनी, और अगर 2nd पे ही लगी रहेगी तो कॉस्ट आएगी इतनी। तो मैंने क्या बोला? एक प्लांट का यूज तब तक करते हैं जब तक उस प्लांट से कॉस्ट मिनिमम आ रही है। अगर उससे कॉस्ट मिनिमम नहीं आ रही तो उसको छोड़ देंगे। तो भाई इससे मिनिमम आ रही है, इससे इतनी आ रही है, तो सिंपल सी बात है, इतना उत्पादन करने के लिए, OH का उत्पादन करने के लिए क्या करेगी फर्म जो है प्लांट 3 का यूज करेगी। ठीक है, क्योंकि प्लांट 3 से प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट है वो आपकी क्या हो रही है? वो आपकी मिनिमाइज आ रही है। ठीक है, तो ये मुद्दा आपको समझ में आ गया कि भाई एक कंपनी, एक फर्म क्या करती है, उस टाइम तक उस प्लांट का यूज करती रहती है जब तक उस प्लांट से आपकी कॉस्ट मिनिमाइज आ रही है। जब उस प्लांट से कॉस्ट मिनिमाइज होना बंद हो जाती है तो वो 2nd प्लांट पे चली जाती है, देन 3rd, देन 4th, देन 5th। ऐसे अपने प्लांट्स को क्या करती रहती है? ऐसे अपने प्लांट्स को चेंज करती रहती है, क्योंकि टाइम पीरियड जो चल रहा है वो दीर्घ काल का चल रहा है। दीर्घ काल में
फर्म जो है कुछ भी कर सकती है। सारे के सारे जो साधन हैं वो कौन से होते हैं? सारे के सारे साधन जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, अब बात आती है मुद्दे की कि एलएसी कर्व कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, ये मुद्दा तो हमें समझ में आ गया। एलएसी कर्व जो है वो इसी से ड्राइव होगा। कैसे? देखिए, जैसे देखिए, ये हो गया प्लांट फर्स्ट, ये हो गया प्लांट 2 और ये हो गया प्लांट 3। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ये जो कर्व है ये है आपका एलएसी। क्या है? एलएसी। तो ये जो कर्व मैंने यहां से ड्रॉ करा तो ये सब इसको जो है यहां पर, इसको यहां पर और इसके यहां पर क्या है? टेंजेंट हो रहा है। क्या कर रहा है? इसको, ये इसको यहां पर टेंजेंट कर रहा है। सभी प्लांट्स को क्या कर रहा है? जो SA1 है, SA2 है और SA3 है, इन सभी प्लांटों को टेंजेंट है, इन सभी प्लांटों को छू कर जा रहा है। कैसे ड्राइव हुआ है ये ड्राइव हुआ है आपका जो आपके अल्पकालीन औसत लागत वक्र थे, उसी से हमने क्या करा है? उसी से हमने दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को हमने ड्राइव करा है। ठीक है, अब इसके बारे में जो है हमें कुछ बातें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसको जो है लिफाफा कर्व, एनवलप कर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको एनवलप कर्व? इसको लिफाफा वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इसने क्या कर रखा है, इसने सभी इसको प्लांट इन सभी को क्या कर रखा है? उसमें कवर कर रखा है अपने उसमें। ठीक है, इसलिए इसको एनवलप कर्व कहते हैं। अभी पीछे पढ़ेंगे और मुद्दे पे। दूसरा, इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो एलएसी जो कर्व है वो जो है इससे अल्पकालीन वाले से अधिक चपटा जो है वो क्यों होता है? ये क्वेश्चन तो आपको घोल कर पी जाना है कि लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो अधिक चपटा क्यों होता है अल्पकालीन वाले से। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है। तो देखते हैं सबसे पहले एलएसी के बारे में कुछ बातें और ये क्यों आखिर अधिक चपटा होता है। देखिए, पहले देखेंगे, कह रहा है जी फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत एलएसी वक्र जो है वो सभी संभव अल्पकालीन औसत लागत वक्र एसएसी से उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की न्यूनतम औसत लागत को दर्शाता है। क्या बोला इसने? कि एसएसी से उत्पादन के विभिन्न स्तर लाइक SA1, SA2, SA3 जितने भी मैंने वहां पे कर्व बनाए थे उसको अगर एक पर्टिकुलर में उत्पादन करना है तो उसकी मिनिमम कॉस्ट को क्या करेगा? वो शो करेगा कि अगर भाई इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी प्रोडक्शन करनी है तो इस प्लांट से इसकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है, इतनी करनी है तो इसकी इतनी मिनिमम कॉस्ट आ रही है, इतनी करनी है तो इस प्लांट से आपकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है। और यहीं से अगर मैं कर्व को ड्रॉ कर दूं तो क्या बन जाएगा? यहां से अगर मैं कर्व को ड्रॉ कर दूं तो बन जाएगा एलएसी। ठीक है, और क्या कह रहा है? यह एसएसी वक्रों से एलएसी वक्र का व्युत्पन्न किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा बातें, इसके 3-4 नाम हैं। जैसे कि सबसे पहला एलएसी वक्र को एनवलप कर्व, लिफाफा वक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सब एसएसी वक्रों को लपेट लेता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे फिगर में दिखाया, इसलिए इसको एनवलप कर्व कहते हैं। लेकिन इसको जो है एलएसी वक्र को प्लांट वक्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्लांट वक्रों का बना होता है। जैसे कि ये मैंने आपको ऊपर बताया, भाई ये प्लांट फर्स्ट, प्लांट 2, प्लांट सेकंड और इसी को अगर हम जोड़ देंगे तो इसलिए इसको प्लांट कर्व भी जो है बोल देते हैं। और साथ के साथ इसको जो है एलएसी वक्र को योजना वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना वक्र कहते हैं, प्लानिंग कर्व। क्यों? क्योंकि दीर्घकाल के अंदर फर्म के उत्पादन के पैमाने का विस्तार करने की योजना बनाते हैं। इसके बेस पे फर्म क्या करते हैं कि उत्पादन के पैमाने का कितना विस्तार करना है, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, क्या करना है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं एलएसी वक्र के बेस पर। ठीक है, तो इसको एनवलप कर्व, प्लांट कर्व, प्लानिंग कर्व, ये सब इसके नाम हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने हैं। एग्जाम में आ जाता है कि एलएसी वक्र को लिफाफा वक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी अल्पकालीन जो औसत लागत वक्र होते हैं उनको लपेट लेता है एक तरीके से एनवलप में, इसलिए इसको एनवलप कर्व कहते हैं। प्लांट वक्र क्योंकि ये सभी प्लांटों का वक्र होता है, और योजना वक्र क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन के बारे में कितने उसका विस्तार करना है पैमाने का, ये सारी इसी के बेस पे जो है डिसीजन प्लानिंग बनाई जाती है, इसलिए इसे प्लानिंग कर्व कहते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर वो जो कर्व है एलएसी ये अधिक चपटा क्यों होता है? ये क्वेश्चन तो गाइज आपको घोल कर पी जाना है,
देखिए क्या लिखना है इसके बारे में। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन ये सीधा सीधा फंसता है। मैंने आपके लिए यहाँ पे सारा लिख लिया है ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। जितना मैंने इसमें यहाँ पे लिखा है आपको ये सारा का सारा एग्जाम में छाप कर आ जाना है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही, कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखिए दीर्घकालीन के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दीर्घकालीन के अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, पैमाने के प्रतिफल का। ठीक है, देखिए एलएसी वक्र जो है वो यू आकृति के आकार का होता है। ठीक है, इसका कारण पैमाने के प्रतिफल का नियम है। ठीक है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। अल्पकाल में क्या होता है, अल्पकाल में जितनी भी शेप यू आकृति की होती हैं उसका कारण होता है परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम। लेकिन दीर्घकाल में जो यू आकृति के होते हैं उसका कारण परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम नहीं है, लेकिन क्या है, पैमाने के प्रतिफल का नियम। क्योंकि दीर्घकाल के अंदर सारे के सारे साधन क्या होते हैं, परिवर्ती होती हैं, उत्पादन का पैमाना ही चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, परंतु यह एसएसी वक्र की अपेक्षा अधिक चपटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि एलएसी वक्र पहले तो धीरे धीरे नीचे को जाता है। ठीक है, और फिर न्यूनतम बिंदु पर आने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये कर्व जो है कैसे बना, ये कर्व जो है आपका एलएसी वक्र कुछ इस तरीके से आपका जो है जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है कि भाई ये सबसे पहले तो धीरे धीरे जो है ये ऐसे नीचे की तरफ जो है क्यों आया, और फिर उसके बाद ये जो है ऐसे ऊपर की तरफ जो है क्यों बढ़ रहा है। क्या इसके रीजन है कि ये जो है पहले नीचे की तरफ धीरे धीरे गिरता है और फिर उसके बाद बढ़ने लगता है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये यहाँ पर मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। ये हमें जो है इसके सारे रीजन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए ये रीजन आपको घोल कर पी जाने हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है इससे पहले वो आपको बताया था मितव्यताएं। क्या बताया था, मितव्यताएं और अमितव्यताएं, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। ठीक है, इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, तो वही मुद्दा जो है यहाँ पर लगना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखना आपको यही है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए क्या होता है, साधनों की मितव्ययी प्रयोग, मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका मितव्ययी प्रयोग जब होता है या जब लॉन्ग रन होता है तो हमारा क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और तकनीकी रूप से हमारे पास बढ़िया मशीन और साधनों के प्रयोग से पैमाने की कुछ किफायतें जो है प्राप्त होने के कारण क्या होता है, शुरू में एलएसी वक्र धीरे धीरे नीचे की ओर ढालू होता है। मतलब कि जब हमने लॉन्ग रन में हमारे पास अच्छे साधन है, अच्छी टेक्निक है, बढ़िया मशीनें हमारे पास, तो होता क्या है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है आपकी एवरेज कॉस्ट जो है लॉन्ग रन की वो क्या होती जाती है, वो आपकी कम होती रहती है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हमें जो है कुछ किफायतें, बचते जिसको कहते हैं, ये हमें जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है, वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, किफायतें वाली। ठीक है, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पहले तो नीचे नीचे ढालू हो रहा है। होता क्या है, जब फर्म का विस्तार होता है तो अविभाज्य साधनों से, मतलब वो साधन जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो साधन जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लाइक मशीन वगैरह, ये सब क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारे पास टाइम ज्यादा है तो अविभाज्य साधनों से हम क्या करते हैं, उनकी अधिकतम क्षमता के अनुसार काम लिया जाता है। मतलब वो मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर, हम उनकी जो है ऐसी तैसी कर देते हैं, पूरी जान खून चूस लेते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हो। जिससे क्या होता है, हम वो सारे साधन जिनका अल्पकाल में यूज नहीं कर पा रहे थे, उनकी मैक्सिमम, जितना उनका मैक्सिमम था, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, हमने उनका मैक्सिमम यूज करा, जो अविभाज्य साधन थे उनका खून चूस लिया और प्रोडक्शन करे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे प्रति इकाई लागत जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए एलएसी जो वक्र है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की ओर जो है जाता रहता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है चैम्बरलेन। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई संसाधनों की अविभाज्य कारण नहीं है इसका नीचे जाना। ये मानते हैं कि विशेषीकरण और श्रम विभाजन इसको जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का कारण मानते हैं कि भाई आपका कॉस्ट जो है क्यों कम होती रहेगी, क्योंकि जब फर्म का विस्तार होता है तो श्रम और उपकरणों का विशेषीकरण बढ़ जाता है। आपके पास लेबर भी और उपकरण भी क्या होता है, इनका स्पेशलाइजेशन जो है बढ़ जाता है।
काम जो है छोटे छोटे भागों में, पूरा जो काम है वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है और श्रमिक जो है वो छोटे क्षेत्रों की ओर भी क्या करते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ये मानते हैं कि इस रीजन की वजह से आपका जो LAC कर्व है वो धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड होता रहता है। ठीक है, ये किसको लेते हैं, ये आपको ये लेते हैं इन चीजों को, श्रम विभाजन और विशेषीकरण को। ठीक है, अच्छा फिर आती है बात, ये तो होगी नीचे आने की, फिर आती है न्यूनतम पॉइंट पे। जब LAC वक्र का न्यूनतम बिंदु आ जाता है तो उस पे क्या होता है, उसके बाद उत्पादन पैमाने के विस्तार के साथ उत्पादन एक निश्चित क्षेत्र में LAC वक्र चपटा हो जाता है। जब मितव्यताएं और अमितव्यताएं एक दूसरे को संतुलित करती हैं और LAC वक्र का आधार डिस्क आकार का हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि ये जो पॉइंट है पहले तो भाई घटता जा रहा है घटता जा रहा है घटता जा रहा है, लेकिन ये यहां पर ये जो एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज, बचते और अवबचते, ये दोनों की दोनों आपस में क्या है, ये दोनों की दोनों जब आपस में बैलेंस्ड हो जाती है तब आपका LAC वक्र जो है एक न्यूनतम पॉइंट पर होता है। पहले तो हम बढ़ाए जा रहे हैं प्रोडक्शन को, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, पहले तो ठीक है किफायतें प्राप्त हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए जा रहे हैं तो हमें बचतों के साथ साथ अवबचतें भी प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन इस पॉइंट पर बचतें और अवबचतें दोनों बराबर होती हैं, इसलिए इसका जो आकार है वो डिस्क के आकार का बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करूंगा यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, अब की बार बचते नहीं मिलेंगी, अब मुझे अवबचतें ही मिलेंगी। क्यों, क्योंकि भाई ये एक ऐसा पॉइंट था, ठीक है मिनिमाइज हो रहा था, लेकिन अगर मैं उसके बाद भी आपको प्रोडक्शन करे जा रहा हूं तो मुझे केवल अवबचतें ही प्राप्त होंगी। ठीक है, मेरे को केवल नुकसान ही होगा। दो रीजन हो सकते हैं इसके, या तो जो मेरे साधन थे मैं उसका क्या कर रहा हूं, जो भी मेरे साधन थे मैंने उनका जो उसका मैक्सिमम था खून चूस दिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसको नहीं छोड़ा, चलाए जा रहा हूं अंधाधुंध मशीन को, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी वो कम प्रोडक्शन करने लगी। ये रीजन हो सकता है संसाधनों की अगर बात करें, या अमितव्यताएं भी इसका रीजन हो सकता है। क्या लिखना है वो देखिए, लिखना है आपको इसमें ये कि पैमाने का और विस्तार होने पर हमारे पास मैनेजमेंट, श्रम और यातायात की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे LAC वक्र क्या करता है, बढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा तब होता है जब उत्पादन का पैमाना बहुत अधिक बढ़ाने से जो हमारे अविभाज्य संसाधन होते हैं वो दक्षता रहित, उनकी एफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल खत्म होने लगती है और कम उत्पादक वाले वो जो है बन जाते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर से इनका अगर हम लें, चैम्बरलेन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आंतरिक अमितव्यताओं के साथ बाहरी अमितव्यताओं के कारण क्या होता है, जब उद्योग का विस्तार जारी रहता है तो आंतरिक भारी अमितव्यताओं के कारण आपके पास प्रशिक्षित श्रम, मतलब कि ट्रेन लेबर कह सकते हो, कैपिटल कह सकते हो, इन सब की मांग जो है बढ़ती रहती है, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए जा रहे हो, जिससे कि मजदूरी, ब्याज, लगान आदि ये सब बढ़ जाते हैं। कच्चे माल की कीमतें भी क्या होती हैं, बढ़ने लगती है। यातायात, मार्केटिंग, इन सब की समस्या जो है पैदा होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका LAC वक्र जो है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और यही रीजन है कि भाई आपका जो SAC वक्र की अपेक्षा LAC वक्र जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, पूरा का पूरा आपको बिल्कुल ऐसे ही चेप कर आ जाना है। ठीक है, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन ये सीधा सीधा आपका फंस जाता है कि आपका जो LAC वक्र है वो SAC वक्र से अधिक चपटा क्यों होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, LAC के बारे में ही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि जो किफायतें होती हैं, बचते कह सकते हो या अवबचते कह सकते हो, दोनों दो तरीके की होती हैं। एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। ठीक है भाई, कर्व कैसे बनता है, कर्व बनता है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका LAC और ये हो गया आपका LAC। ठीक है, तो दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, जो इंटरनल होती हैं वो तो क्या करती हैं, वो तो जो है ये तो हो गई यहाँ पर इंटरनल का क्या मतलब होता है, आंतरिक। इंटरनल का क्या मतलब होता है, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। वो तो क्या करती हैं, अगर भाई यहाँ पर इधर क्या है, ये हो गई आपकी
मितव्यताएं, ठीक है, इंटरनल आंतरिक मितव्यताएं, आंतरिक मितव्यताओं से क्या होगा, आपकी कॉस्ट ये कम करेगा, ठीक है, इस तरफ इस पे संचालन होता है। लेकिन और ये हो गई आपकी क्या कहते हैं, अमितव्यताएं। कौन सी, आंतरिक, आंतरिक अमितव्यताएं। इसका क्या मतलब है, अमितव्यताएं, ठीक है, नुकसान हो रहा है इंटरनली तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। यहां पर क्या है, यहां पर है मितव्यताएं, क्या है, मितव्यताएं। कौन सी, आंतरिक, तो इस पे संचालन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें बाहरी की, एक्सटर्नल की, तो ये जो है कर्व शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। जब आपको मान लीजिए ये हो गया एलएसी, ये कर्व जो है इधर आपका शिफ्ट हो जाएगा। कब, जब आपको जो है बाहरी मितव्यताएं ये प्राप्त होंगी, बाहरी फायदे, एक्सटर्नल फायदे जब आपको प्राप्त होते हैं तो आपका कर्व इस तरफ खिसक जाता है। लेकिन जब आपको नुकसान होते हैं तो ये कर्व आपका क्या होता है, ये कर्व आपका ऊपर की तरफ जो है बढ़ जाता है, जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बाहरी अमितव्यताएं, ठीक है। तो ये भी आपका बता दिया, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो पैमाने की किफायतें होती हैं, ठीक है, इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, उसका एलएसी वक्र पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरनली तो क्या करती है, इंटरनली तो भैया इसी पे क्या करती है, इस इंटरनली ये एलएसी वक्र का ही कह सकते हो बनावट बताती है कि क्या यू शेप का बनेगा, इंटरनली जो फायदे मिल रहे अभी हमने पीछे पढ़ लिए, और एक्सटर्नली वाला कर्व को खिसकाती है, ठीक है। जब आपकी साधनों की कीमत में जब कमी आती है तो उससे क्या होता है, ये नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब आपकी साधनों की कीमत बढ़ती है तो ये क्या होता है, ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करें अगर हम दूसरे कर्व की, जिसका नाम है एलएमसी। क्या है जी, एलएमसी। ये कर्व जो है कैसे ड्राइव होता है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। गाइज ये वाला जो कर्व है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एलएमसी वक्र आपको ड्राइव करना जो है आना चाहिए, ठीक है। तो एलएमसी कर्व की अगर हम बात करें तो मैंने आपको अल्पकालीन में भी ये बताया था कि जो एमसी कर्व होता है वो एसी कर्व को क्या करता है, उसके मिनिमम पॉइंट पर उसको जो है इंटरसेक्ट करके काट कर जाता है, ठीक है। और एसी कर्व का है, एसी कर्व ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो इसके मिनिमम पॉइंटों की अगर मैं बात करूं तो इसका मिनिमम पॉइंट का है, इसका मिनिमम पॉइंट ये रहा, इसका मिनिमम का है, इसका मिनिमम पॉइंट ये रहा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसका, तो इसका मिनिमम पॉइंट का है, इसका मिनिमम पॉइंट जो है ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलएसी वक्र को एलएमसी वक्र बता रहा हूं, एलएमसी कर्व कैसे ड्राइव होगा। एलएमसी वक्र आपको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसएसी कर्व पे पहले आपको एसएमसी कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसके मिनिमम पॉइंट पर क्या करके जाएगा, ये इसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो मैं यहां पर जो है ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया आपका सबसे पहले एसएमसी 1, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया यहां पर। दूसरा मैं ड्रॉ कर देता हूं, दूसरा जो है आपका यहां से जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं यहां पे अगर बना देता हूं, ये हो गया आपका दूसरा, इसको कहेंगे एसएमसी 2, ठीक है। और तीसरा जो आपको कहां से ड्रॉ करना है, यहां पे, ठीक है, जो कि इसके मिनिमम पॉइंट से जो है इसको इंटरसेक्ट करके ये हो गया आपका एसएमसी 3, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको एलएमसी बनाना है तो सबसे पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा एसएमसी, ठीक है, जो कि इसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको ये जो एसएसी वक्र है, एसएसी वक्र एलएसी को जहां जहां टेंजेंट हो रहा था, कहां का टेंजेंट हो रहा है, ये रहा और ये रहा। टेंजेंट मतलब जहां पर छू रहा है, कौन, एसएसी एलएसी को। तो जहां जहां छू रहा है वहां से आपको क्या करना होता है, वहां से आपको जो है परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ कर देने हैं अनुलंब, ठीक है। यहां से यहां पे इसको ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहां पर इसको जो है ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद जो है कहां पर टेंजेंट हो रहा है, यहां पर, ठीक है। तो इसको जो है यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया यहां पर, ठीक है। और इसको और बढ़ा दीजिए, इसको एसएमसी को, ठीक है, ये हो गया यहां पर। तो इसको पूरा इसके साथ मिला दीजिए, ठीक है,
जहां पर भी ये आ रहा है, ठीक है, इसको बढ़ा दीजिए जो भी आ रहा है यहां पर, ठीक है जी। ये हो गया ये। अब आपको क्या करना है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइज। एक पॉइंट आया ये, ठीक है, एक पॉइंट आया ये। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो जो अनुलंब, जो भी परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करे हैं, ये परपेंडिकुलर आपके एसएमसी को, आपके एसएमसी को कहां कहां पे जो है कट कर रहे हैं, टेंजेंट हो रहे हैं, कहां पे छू रहे हैं। देखिए जैसे ये वाला कहां पे छू रहा है, ये वाला छू रहा है यहां पर, ठीक है, मान लीजिए ए पॉइंट है। ये वाला कहां पे आ गया, ये वाला मान लीजिए आपका बी पॉइंट है, ठीक है। और फिर ये वाला कहां पे परपेंडिकुलर है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है इस पे सी पॉइंट पर। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों पॉइंटों को क्या करना है, आपको इन तीनों पॉइंटों को मिला देना है। क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को मिला देना है। देखिए जैसे मैं पहले इसको मिला देता हूं, ठीक है, फ्री हैंड भी मिलाना है, वैसे मैं स्केल से अभी थोड़ा रफली मिला देता हूं। देखिए मान लीजिए ये आ गया, ठीक है, ये इधर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये यहां से आपको इसको मिलाना है, इसको यहां पर, इसको यहां पर, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया यहां पर, ठीक है। तो ये जो कर्व आया, ये आपका जो कर्व आ गया, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे आप LMC। कैसे ड्रॉ हुआ है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। LMC कर्व बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, पहले तो LAC और SAC बनेगा जैसे जो बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले SMC ड्रॉ होते हैं, ठीक है। SMC कैसे ड्रॉ होंगे, जो SAC को उसके मिनिमम पॉइंट पर क्या करे, उसके मिनिमम पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करके जाए, ठीक है। उसके बाद आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं। कहां पर ड्रॉ करने परपेंडिकुलर, जहां पे SAC LAC के टेंजेंट होता है, छूता है, जैसे कि यहां पर और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको ये देखना होता है कि ये जो परपेंडिकुलर है आपके SMC वक्र को जो है कहां कहां कट कर रहे हैं। तो ये यहां पर और यहां पर कर रहा था, इन तीनों को मिला दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इन तीनों को मिलाने के बाद आपको जो कर्व मिलेगा उसी कर्व को कहते हैं LMC, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ी इस वक्र के बारे में कि ये जो बी पॉइंट आ रहा है आपका, बी पॉइंट कह सकते हो या ए भी कह सकते हो, इसके बारे में क्या इसकी शेप है, कैसे बनाए देखिए। तो LMC वक्र की अगर हम बात करें, आपको ये ध्यान रखना है, LMC जो है वो एनवलप कर्व नहीं होता है, ठीक है, ये एनवलप कर्व नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो किसी को भी वक्र को नहीं लपेट रहा, तो इसको एनवलप कर्व नहीं कहते हैं। फर्म का दीर्घकालीन जो LMC वक्र है वो SAC वक्र से व्युत्पन्न किया जाता है, किससे, SAC से, ठीक है। जहां SAC वक्र LAC वक्र को स्पर्श करते हैं वहीं एक्स अक्ष पर लंब गिराए जाते हैं परपेंडिकुलर, जैसे मैंने पीछे आपको बनाकर दिखाए। और जहां से लंब SMC वक्र को काटते हैं, अगर उन्हें मिला दिया जाए तो LMC वक्र क्या हो जाता है, तो LMC वक्र जो है प्राप्त हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। SAC2 LMC वक्रों को न्यूनतम बिंदु E पर काटता है, जैसे हमारा B पॉइंट था वहां पर, ठीक है, तो मैंने B लिख देता हूं, B पॉइंट पर काटता है और उस B पॉइंट पर LMC, LAC, SA2 और SMC2 ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। E के बाईं ओर LAC ज्यादा है LMC से और दाईं ओर क्या है, LMC ज्यादा है LAC से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है गाइज कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर आपकी कौन कौन सब आपस में बराबर ही हैं, क्योंकि काट रहे हैं, कौन कौन, SMC2, SAC2, ठीक है, LMC और LAC। इस पॉइंट पर ये चारों की चारों कॉस्ट आपकी बराबर हैं और इसके इस तरफ क्या हो रहा है, इसके इस तरफ आपका LMC कर्व नीचे है LAC से, LMC कम है, यहाँ पर क्या है, LMC जो है वो कम है LAC से, ठीक है। लेकिन इस तरफ क्या हो रहा है, ये ऊपर है, तो आपका जो LMC है वो ग्रेटर देन है LAC से। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक मिनिमम पॉइंट के बाद LMC बढ़ जाती है, लेकिन उससे पहले इधर आपकी LMC क्या होती है, कम होती है। और इस पॉइंट पर जहां पर कट कर रहा है, ये सारी की सारी कॉस्ट, चारों की चारों कॉस्ट आपकी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। SMC वक्र की अपेक्षा LMC वक्र अधिक चपटा होता है, ये भी देखिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे।
एसएमसी वक्र जो है वो एलएमसी वक्र की अपेक्षा ये भी अधिक चपटा होता है। क्यों? क्योंकि सब लागतें परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए ये होता क्या है। और स्थिर लागतें कोई नहीं होती लॉन्ग रन के अंदर। अल्पकाल में तो क्या होता है, अल्पकाल में तो सीमांत लागत दो पे निर्भर करती है, स्थिर और परिवर्ती, क्योंकि दोनों लागतें होती हैं, इसलिए ये दोनों से संबंधित है। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में सभी की सभी लागतें परिवर्तनशील होती है, इसलिए आपका जो एलएमसी वक्र है वो अधिक चपटा होता है एसएमसी वक्र से। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मोस्टली जो आता है वो एलएसी पर ही आता है, कंपलसरी है। परिणाम स्वरूप आपका जो एसएमसी वक्र है वो एलएमसी वक्र की अपेक्षा अधिक तेजी से गिरता है और अधिक तेजी से बढ़ता है या चढ़ता है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे कर्व की। तीसरे का नाम है लास्ट आपका एलटीसी, दीर्घकालीन कुल लागत। क्या है? दीर्घकालीन कुल लागत। तो दीर्घकालीन कुल लागत क्या है? उत्पादन के किसी स्तर के न्यूनतम कुल लागत है, जबकि साधन परिवर्तनशील हो, जबकि सभी साधन क्या हो, जबकि सभी साधन जो है परिवर्तनशील हो। उत्पादन के प्रत्येक स्तर के लिए लागत वक्र एक बिंदु होता है, लागत वक्र पर एक बिंदु होता है जो अल्पकालीन न्यूनतम लागत को दिखाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो शॉर्ट रन का जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है शॉर्ट रन का, उस कर्व पर जो है एक ऐसा पॉइंट हमेशा होगा सभी वक्त पर, जो कि क्या बताएगा, एक मिनिमम पॉइंट बताएगा कि भाई इतनी प्रोडक्शन करने के लिए इसकी जो है इतनी मिनिमम कॉस्ट आएगी शॉर्ट रन की। और अगर हम उन्हीं सारे कर्वों की शॉर्ट रन की जो न्यूनतम पॉइंटों को मिला दें तो हमें जो है दीर्घकालीन लागत वक्र मिल जाता है, जो अल्पकालीन न्यूनतम लागत को दिखाता है। दीर्घकालीन लागत वक्र ऐसे सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है। किसका बिंदु पथ है? कि शॉर्ट रन के अंदर जो टोटल कॉस्ट होती है आपकी, शॉर्ट रन के अंदर जो टोटल कॉस्ट होती है, जो आपकी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है, एस शेप की जो होती है, उस सभी कर्व पर एक मिनिमम पॉइंट होता है। अगर हम उन सभी मिनिमम पॉइंटों को जोड़ दें तो हमें ये मिल जाएगा एलटीसी। ठीक है, इसको लिफाफा वक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको लिफाफा वक्र भी कहते हैं। दो कर्व को एनवेलप कर्व कहते हैं, एक तो इसको और एक एलएसी को, एलएमसी को नहीं कहते। इसको क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, पीछे फिगर में दिखाता हूं। एलटीसी वक्र जो है ये उल्टे एस के आकार का होता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? सबसे पहले तो एलटीसी वक्र का ढलान धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे ये लागतें भी बढ़ती रहती हैं। ये वक्र पहले घटती दर पर, इसके बाद सामान्य दर पर और अंत में जो है बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, ये वक्र मूल बिंदु से आरंभ होता है क्योंकि सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी विशेषता इसकी, जो शॉर्ट रन का होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं क्यों नहीं होता, क्योंकि अल्पकाल में क्या होता है, अल्पकाल के अंदर फिक्स कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल भी होती है। तो जब प्रोडक्शन जीरो होती है उस टाइम पर भी जो कॉस्ट होती है आपकी कुल लागत वो फिक्स के बराबर होती है। ठीक है, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। लेकिन दीर्घकाल के अंदर सारी की सारी लागतें परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए ये क्या होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कैसी शेप है इसकी? उल्टे एस शेप की, इनवर्स एस। ठीक है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्पकाल की होती है। लेकिन देखिए ये दो मैंने बहुत ही खतरनाक सी जो है शेप बना दी है, आकृतियां बना दी हैं। तो देखेंगे इसको। सबसे पहले तो इस वाले कर्व को देखेंगे जहां मैं पेन चला रहा हूं। ये मेरा जो है एक ये वाला, ये एक मैंने STC बनाया है, STC 1। ठीक है, ये 1 उसने क्या बोला था कि हर STC पर एक मिनिमम पॉइंट होता है, जैसे कि इसका ये है। ठीक है, दूसरा मैंने जो कर्व बनाया है ये वाला, जहां मैं पेन चला रहा हूं, ये देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो कर्व है इसका मिनिमम पॉइंट क्या है? इसका मिनिमम पॉइंट जो है वो ये है। ठीक है, कि भाई एक ये वाला है, एक ये वाला है। इस प्लांट से इतनी मिनिमम आ रही है, इससे इतनी आ रही है। ठीक है, एक ये है, एक ये है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इस वाले को और इस वाले को, तो मेरा जो कर्व बनेगा वो क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या है? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है। किसका? जो अल्पकाल के अंदर क्या होता है, एक मिनिमम पॉइंट जो होता है किसी भी प्रोडक्शन करने की, कि अगर मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है OQ,
तो भाई ये जो है इसका मिनिमम पॉइंट है। अगर मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है OQ1 तो भाई ये इसका मिनिमम पॉइंट है, और अगर मैं मिनिमम पॉइंटों को मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्ग रन की न्यूनतम वो मिल जाएगा, न्यूनतम कॉस्ट की क्या है। ठीक है, कैसा होता है ये देखिए, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट बना दिया है ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये कैसा होता है, ये जो है इनवर्स एस शेप का जो है ये होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिए तीनों के तीनों कॉस्ट। ठीक है, अब एक चीज और देखनी है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, घोल कर आपको पी जानी है। ठीक है, क्योंकि अब जितनी भी हमने पढ़ी है अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये बात आपको घोल कर पी जानी है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि अल्पकाल में क्या होता है। अल्पकाल में एक फर्म तभी उत्पादन करती है जब किसी वस्तु की कीमत कम से कम औसत परिवर्ती लागत AVC के क्या होती है, बराबर हो। ठीक है, अगर आपकी जो कीमत है वो इसके बराबर हो जाएगी तब तक करेगी, अगर आपकी ये ज्यादा हो गई तो फिर वो प्रोडक्शन को क्या कर देगी, बंद कर देगी अल्पकाल के अंदर। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में एक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन तब तक जारी रखती है जब तक उसकी वस्तु की कीमत कम से कम उसकी कुल औसत लागत LAC के बराबर ना हो जाए। ध्यान रखना है, अल्पकाल में कब तक करेगी, अल्पकाल में करती है जब तक AVC के बराबर ना हो जाए, दीर्घकाल में कब तक करेगी, जब तक LAC के बराबर ना हो जाए। ये दोनों बातें आपको घोल कर पी जानी है। ठीक है, जब अल्पकाल में इससे ज्यादा हो जाता है तो बंद, अगर दीर्घकाल में इससे ज्यादा हो जाता है तो बंद, प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको एक तो ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट मैथ एक और देख लेते हैं। आपको गाइज ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमने अभी LAC और LMC वक्र बनाया, इसके जो इस तरफ होता है लेफ्ट साइड जो होता है, इधर तो होता है बढ़ते प्रतिफल, इधर कौन सा होता है, इधर तो होता है आपका बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, और जो इसके इस तरफ होता है, जब आपकी LMC बढ़ जाती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको तो कहते हैं घटते, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घटते प्रतिफल। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट होता है, इस इधर क्या होता है, इधर होता है स्थिर प्रतिफल। क्या होता है, इसको कहते हैं स्थिर प्रतिफल। तो ये बातें आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भैया ये था आपका पूरा का पूरा दीर्घकालीन लागत। ठीक है, तीनों की तीनों मैंने आपको बता दी है। इसमें से आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, सबसे इंपॉर्टेंट LAC है। LAC वक्र के बारे में आपको घोल कर पी जाना है, इसलिए मैंने LAC के बारे में आपके लिए सारा का सारा लिख के पहले से ही रख लिया था। जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसे ही छाप कर आ जाना है। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन LAC के ऊपर कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आई होप आपको जो है आज की वीडियो में कुछ ना कुछ आपने जो है गेन किया होगा। अगर कुछ भी गेन किया है आपने इस वीडियो में 42 मिनट खराब करके, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो यार, अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए। इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है, तो कमेंट करके मुझे जो बताइएगा कि कितनी ऊपर से जा रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।